लक्ष्य केंद्रित उद्देश्यपूर्ण, यानी कि जब आप कुछ भी सीखते हैं तो उसके पीछे आपका एक पर्टिकुलर लक्ष्य होता है, उसके पीछे आपका कोई पर्टिकुलर उद्देश्य होता है। तो देखिए क्या लिखा है इसमें। इसमें लिखा है अधिगम हमेशा लक्ष्य केंद्रित एवं उद्देश्यपूर्ण होगा। यदि हमारे पास कोई उद्देश्य और लक्ष्य नहीं है तो अधिगम प्रक्रिया का प्रभाव किसी भी रूप में दिखाई नहीं देगा। सीखने की प्रक्रिया के माध्यम से हम किसी पूर्व निर्धारित लक्ष्य की ओर बढ़ सकते हैं। जैसे जैसे हम सीखते जाते हैं वैसे वैसे हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लग जाते हैं। आप कभी अपने टीचर से इन्फ्लुएंस हो गए कि आपको क्या करना है, आपको टीचर बनना है, तो अब इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने क्या किया, अधिगम करना शुरू कर दिया। आपने एक लक्ष्य बना लिया कि हाँ आपको एक अध्यापक या अध्यापिका ही बनना है, आपको एक शिक्षक बनना है। तो आपने उस लक्ष्य को केंद्र में रखते हुए कुछ उद्देश्य बना लिए और उन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आज हम और आप लोग यहाँ स्थित हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी कि कोई भी चीज आप सीख रहे हैं उसके पीछे पर्टिकुलर कुछ ना कुछ लक्ष्य विद्यमान होता है। बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी उद्देश्य के हम कुछ भी नहीं सीखते। आई होप यू अंडरस्टैंड। द नेक्स्ट पॉइंट इज अनुभव की नई व्यवस्था। तो जाहिर सी बात है, ऊपर से यही तो बात चलती आ रही है कि अनुभव अलग अलग तरीके से आपको होने लगते हैं। क्योंकि जब आपको अनुभव होगा तभी आप किसी उद्देश्य की तरफ बढ़ेंगे। तो देखो इसमें क्या लिखा है, अधिगम या सीखने का आधार नवीन अनुभव ग्रहण करने से है। उन्हें नए अनुभवों के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। पुराने अनुभवों के आधार पर नए नए अनुभव प्राप्त होते हैं तथा एक नई व्यवस्था जन्म लेती है। सोच के देखिए कि अगर कभी जो हमारे साइंटिस्ट हैं, जब उन्होंने प्रकृति के अंदर कुछ अलग चीज़ों को देखा, उन्होंने देखा कि भाई आकाश नीला ही क्यों है, या फिर हमें ये रंग नज़र आते हैं तो क्यों आते हैं, आपका जो पानी होता है वो विभिन्न विभिन्न रंगों में कैसे चेंज हो जाता है। तो उन्होंने इन चीज़ों को अनुभव किया, तभी तो आज हमारे सामने एक कुछ सिद्धांत रख दिए गए हैं ना कि हाँ ये चीज़ इसलिए होती है और ये इसलिए होता है। यानी कि पहले हम किसी चीज़ को अनुभव करते हैं और फिर जब उस चीज़ को अनुभव कर लेते हैं तब हम उस चीज़ को जानने का प्रयास करते हैं कि इसके पीछे तथ्य क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि आप जब कोई चीज़ अनुभव करते हैं, अनुभव करने के बाद फिर आप कोई चीज़ क्यों है और किस लिए है उसको ढूंढते हैं, उसको खोजते हैं और उसके ऊपर आप कार्य करना शुरू कर देते हैं। तो इस पॉइंट को आप एक बार फिर से समझिए, क्या लिखा है। अधिगम या सीखने का आधार है नवीन अनुभव ग्रहण करने। उन्हें नए अनुभवों के परिणाम स्वरूप ही व्यवहार में परिवर्तन आते हैं। तो जैसे ही आपको अनुभव होगा आप क्या करेंगे, उसके ऊपर काम करना शुरू करेंगे और आपके व्यवहार में बदलाव आ जाएगा। थोड़ा सा अगर इस पॉइंट को हम ऐसे भी समझे तो देखो, जैसे कि कोविड-19 की जो सिचुएशन चल रही है उसमें हम देखें तो हम अनुभव कर रहे हैं कि हाँ भाई ये बीमारी इन सब चीज़ों से फैलती है, ऐसा करने से हो रहा है, फिर ऐसा करेंगे तो हम इस बीमारी से दूर रह सकते हैं। आप अपने आसपास अनुभव कर रहे हैं, फिर उसके बाद फिर आप क्या कर रहे हैं कि आप अपने अंदर चेंजेस ला रहे हैं। अपने जो आपकी जो हैबिट है, आपके जो पूरे दिन भर की जो दिनचर्या है उसमें आप चेंजेस ला रहे हैं। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम क्या बात करेंगे, अधिगम का स्थानांतरण, यानी कि जो भी आपने सीखा है उसका स्थानांतरण होना, यानी कि चेंज होना। ठीक है, तो ये क्या चीज हुई, देखिए क्या लिखा है इसमें, पहले यहां से समझते हैं। किसी एक परिस्थिति में अर्जित किया गया अधिगम दूसरी अन्य परिस्थिति में स्थानांतरित होने में सक्षम होता है। एक स्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरे अन्य परिस्थिति में ज्ञान की प्राप्ति के लिए सहायक सिद्ध होता है। इसी को अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि मान लीजिए कि आपने कभी आपने कोई चीज सीखी थी, अब आप उस सीखी हुई चीज को किसी अन्य कार्य में यूज कर रहे हैं, तो इसी को हम कहते हैं अधिगम का स्थानांतरण। अभी मुझे एक टॉपिक नहीं, एक एग्जांपल याद आ रहा है, बट दिस इज नॉट एग्जांपल। एक मूवी थी जुरासिक पार्क, ये मुझे याद नहीं कि कौन सा वो था, मतलब ये इसके पार्ट है ना। तो जब मैं छोटी थी तब मैंने इसको देखा था। उसमें क्या होता है कि एक लड़की होती है और वो जिम्नास्ट प्लेयर होती है। तो उसमें एक जिम्नास्ट में एक वो होता है, अपरेटस होता है जिसको हम बार बोलते हैं, ऐसे करके वो कुछ बना होता है। मतलब ये एक बड़ा सा पाइप होता है और यहाँ पर एक छोटा पाइप होता है, तो इसके ऊपर ये मतलब राउंड सर्कलिंग करके कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते रहते हैं। तो वो देखती है लड़की कि यहाँ पर डायनासोर होता है और वो इसकी तरफ आगे बढ़ रहा होता है। जब उसने कभी जिम्नास्टिक सीखा था तो वो कभी इसके ऊपर एक्टिविटी करती थी, तो वहां पर वो उसने सीखा था। वो एक अलग कंडीशन थी
जो उसने वो सीखा था। अब उसने क्या किया कि उस सीखे हुए ज्ञान को इस डायनासोर को अपने से दूर भगाने में अप्लाई किया। तो जो भी वो उसने एक्टिविटी की थी उसने क्या किया, मतलब यहाँ से घूमकर अपने पैरों से इसको पुश किया और वो चला गया। तो आपने क्या देखा कि यहाँ पर अधिगम का स्थानांतरण हुआ। तो कहाँ पर वो किसी मतलब एक स्टेडियम में उसने ये चीज सीखी थी, या फिर एक स्कूल में या कॉलेज में उसने कहीं भी सीखा था, कहीं भी एक जो स्पोर्ट था वो देखो कहाँ काम आया। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, अधिगम का स्थानांतरण। इसको एक बार समझिए क्या लिखा है। किसी एक परिस्थिति में अर्जित किया गया अधिगम दूसरी अन्य परिस्थिति में स्थानांतरित होने में सक्षम होता है। एक स्थिति में अर्जित ज्ञान दूसरे अन्य परिस्थिति में ज्ञान की प्राप्ति के लिए सहायक सिद्ध होता है। इसी को अधिगम का स्थानांतरण कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगला क्या है, अधिगम का संबंध व्यक्ति और सामाजिक आवश्यकताओं से। बिल्कुल सही बात है, आप कुछ भी सीख रहे हैं वो व्यक्तिगत तो होता ही है, साथ ही साथ सामाजिक की आवश्यकताओं के अनुरूप भी होता है। क्योंकि आप समाज से दूर हट के तो कुछ नहीं कर लेंगे ना। आप डॉक्टर बनो, टीचर बनो, इंजीनियर बनो, कुछ भी बनो, आपको देनी तो लोगों को सेवा ही है। और व्यक्तिगत बात करें तो इससे आपको अर्निंग होगी, इससे आपको सम्मान मिलेगा। तो यहाँ पर ये व्यक्तिगत रूप में काम कर रहा है और यहाँ पर ये सामाजिक रूप में भी काम कर रहा है। तो क्या लिखा है, आप इसको पढ़ते ही समझ जाएंगे। व्यक्ति सामाजिक प्राणी है तथा समाज का अभिन्न अंग है। वह समाज में रहकर ही अपनी आवश्यकताओं को पूरा करता है। हर व्यक्ति की विभिन्न आवश्यकताएं होती हैं जो कि शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक, सामाजिक या धार्मिक हो सकती हैं। संवेगात्मक का मतलब क्या होता है, इमोशनल। लेकिन सभी व्यक्तियों की सभी आवश्यकताएं कभी पूर्ण नहीं होती। ऐसी स्थिति में वह अपनी आवश्यकताओं को नियंत्रित करने का प्रयास करता है। तो इस लाइन को लिखने की जरूरत नहीं है, आपको बस यहीं तक लिखना है कि धार्मिक हो सकती हैं, इतना ही काफी है। अब आपका लास्ट क्या है, अधिगम, उद्दीपन और अनुक्रिया में संबंध। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है और आने वाले टेट्स एग्जाम में आपको ये हेल्प करेगा। देखो इसमें दो चीजें हैं, एक तो उद्दीपन और एक अनुक्रिया। उद्दीपन और अनुक्रिया का मतलब क्या होता है कि आप किसी भी चीज को देख के पहले अट्रैक्ट होते हैं। जब आप अट्रैक्ट होंगे आपके अंदर क्या होगा, एक इन्फ्लुएंसर जागता है, आप उसके प्रति आपका मन जाता है, कहीं ना कहीं एक लालच जाता है इस चीज के, किसी भी चीज के प्रति आपका लालच जाएगा। और जब लालच जाएगा तो आप क्या करेंगे, आप उस चीज को पाने के लिए अनुक्रिया करेंगे। अनुक्रिया का मतलब क्या होता है, उसको पाने के लिए आप काम करेंगे। तो यही होता है उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, आपने छोटे क्लास में पढ़ा भी होगा। तो देखो क्या लिखा है इसमें, अगर हम उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया के संबंध की बात करें, अधिगम प्राय उद्दीपन और अनुक्रिया में संबंध होता है। किसी कार्य को सीखा हुआ व्यक्ति उसे कहते हैं जब उद्दीपन अर्थात उस कार्य के अनुकूल प्रतिक्रिया करते हैं। तो इतना ही ये है। अब इसी में आप एक चीज और समझिए, देखो आप जिस भी प्रोफेशन में जाना चाह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसमें भी एक उद्दीपन कार्य कर रहा है। आपको वो अच्छा लग रहा है, आपको टीचिंग करना अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ाना अच्छा लग रहा है, तो ताकि आपके लिए ये परमानेंट एक काम करे, तो इसके लिए आप क्या कर रहे हैं, अनुक्रिया कर रहे हैं। तो इसका इतना ही है, जैसा मैंने इसको बोला है ना, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जरूर नहीं कि आपको किताबें बात लिखनी है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालना। पहले ये यूनिट पूरी हो जाने दीजिए, उसके बाद आपका इंग्लिश का कंटिन्यू करेंगे और जो आपके और क्वेश्चन है उसको भी कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।